आज हम पढ़ रहे हैं रेनबो टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये इस लेसन का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने बर्ट्रैंड रसल जो कि लेखक हैं उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की और पाठ में कुछ शब्द जो आएंगे उनसे अपने आप को परिचित कराया, जिससे पाठ पढ़ते समय वे हमें पुराने मित्रों जैसे प्रतीत हों। बर्ट्रैंड रसल के बारे में कुछ मुख्य बातों का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ये ब्रिटिश फिलोसोफर थे, अंग्रेज दर्शन शास्त्री थे। इनको 1950 में 1950 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और इनकी दो प्रमुख किताबें हैं, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस और द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। आइए अब जो लेख हमारे सिलेबस में है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। इस वाक्य से लेख के विषय की प्रस्तुति की जा रही है। लेखक कहते हैं, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इससे पहले कि हम इस विषय पर बात करें, वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन, हमें कुछ समझ होनी चाहिए, as to the kind of effect that we consider a help to mankind। किस बात की समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार के नतीजे को, किस प्रकार के इफेक्ट को, किस प्रकार के असर को हम मानेंगे कि वो मानवता के लिए, मानव के लिए मददगार हुआ। Are mankind helped when they become more numerous? क्या इसको हम मददगार मानेंगे, फायदेमंद मानेंगे कि जनसंख्या बढ़ गई, मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ ही रही है, और when they become less like animals, या अपनी सफलता का प्रमाण, अपनी कोशिशों की सफलता का प्रमाण हम इस बात में माने कि हम जानवरों से भिन्न हो रहे हैं, या प्रमाण इस बात में माने कि मानव पिछले मानवों से, आज का मानव या किसी भी सदी का मानव पिछली सदी के मानव से ज्यादा खुश है। तो यहाँ बर्ट्रैंड रसल सफलता के 3 मानक रख रहे हैं। एक तो बढ़ती जनसंख्या, किसी भी चीज की अगर बढ़ोतरी हो तो हम कहेंगे कि उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। जैसे कि अगर हम मुर्गी पालन कर रहे हैं और उसमें हमारे पास ज्यादा मुर्गियां हो जाती हैं, हम ज्यादा अंडे बेच सकते हैं, तो ये बात मानी जाएगी कि हम सफल हुए क्योंकि गिनती बढ़ रही है। दूसरा मानक वो रखते हैं कि हम जानवरों से भिन्न हो गए, मतलब जानवरों की तरह नहीं रह रहे हैं, हम और सभ्य तरीके से रह रहे हैं, हम अलग तरह से सोच रहे हैं, खाली अपने खाने के बारे में और अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं, और भी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, या हम और खुश होते जा रहे हैं। फिर कहते हैं कुछ और मानक सामने लाते हैं, और when they learn to enjoy a greater diversity of experience, या हम अपने विचारों को तब सफल माने जब मानव जाति एक विभिन्न तरह के एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का आनंद ले सके। एंजॉय, आनंद, एक्सपीरियंस, अनुभव। और when they come to know more, या जब हमारा ज्ञान आगे बढ़े तब हम माने कि हमारी सोचने का तरीका सफल है। याद रखिए, ये लेख है आइडियाज के बारे में, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। कौन से विचार ऐसे हैं, कौन से सोचने के तरीके ऐसे हैं जिससे कि मानवता को सफलता मिली है। और when they become more friendly to one another, या सफलता का ये मानक रखा जाए कि मनुष्यों में आपसी भाईचारा बढ़ा है, आपसी दोस्ती का भाव, फ्रेंडली होने का भाव बढ़ा है। I think all these things come into our conception of what helps mankind। फिर ये अपना कंक्लूजन देते हैं, इनकी राय क्या है ये बताते हैं रसल के समझ में ये सारी चीजें, कि हम जानवरों से भिन्न हो गए, कि हमारी जनसंख्या बढ़ी, कि हम अलग अलग तरह के अनुभवों का आनंद ले सकते हैं, एक दूसरे के प्रति भाईचारा रखते हैं, ये सारी चीजें इस चीज का संकेतक हैं कि मानवता के लिए क्या फायदेमंद साबित हुआ है। And I will say a preliminary word about them। और मैं इन सभी मानकों के बारे में कुछ प्रारंभिक शब्द
प्रिलिमिनरी वर्ड कहूंगा। The most indubitable respect in which ideas have helped mankind is numbers. पहला मानक था जनसंख्या का, कि जनसंख्या बढ़ी है। Indubitable, कोई संकेत नहीं है इस विषय में, कोई संशय नहीं है इस बात में कि बढ़ती हुई जनसंख्या सफलता का एक मानक है। There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species. एक समय था कि मनुष्य की जाति का, प्रजाति का, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, आदि मानव, वो इतने जनसंख्या में नहीं था, एक रेयर स्पीशीज था, कम संख्या में पाए जाने वाला प्रजाति था। Subsisting precariously in jungles and caves, और बड़े मुश्किल से निर्वाह करता था, बड़े ही दुविधा से अपना गुजारा करता था, क्योंकि उसके पास आज की तरह घर नहीं थे, वो जंगल्स में और गुफाओं में रहता था। Terrified of wild beasts, डर के रहता था जंगली जानवरों से। Having difficulty in securing nourishment मतलब खाना, और उसको मुश्किल से खाना की, और उसको बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती थी अपना रोज का खाना इकट्ठा करने में। तो जनसंख्या के बारे में रसल ने अपना विचार और विस्तार में यहाँ रखा है कि एक समय था जब मनुष्य प्रजाति इतनी तादाद में नहीं थी और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। At this period, इस समय में, the biological advantage of his greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, यहीं तक समझेंगे, बहुत लंबा वाक्य है, तो हर कॉमा पे हम रुकेंगे और समझेंगे। इस समय में, at this period, the biological advantage, जो उसकी शारीरिक फायदा था, of his greater intelligence, और ये शारीरिक फायदा उसके बुद्धि से था, which was cumulative मतलब जो जुड़ जुड़ के बड़ा होता जाए, और ये जो इंटेलिजेंस थी, ये जो बुद्धिमत्ता थी, वो हर पुश्त में आगे बढ़ती जा रही थी। पिछले पुश्त के पास जो जानकारी थी औषधियों के बारे में, जानवरों को हंट करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए जो औजार प्रयोग में आते थे, वो हर पुश्त में जानकारी पिछले पुश्त से लेकर उसमें कुछ न कुछ जुड़ाव होता गया और वो जानकारी बढ़ती गई। Because it could be handed on from generation to generation, क्योंकि हर पुश्त अगले पुश्त को बताती थी कि हमने ये चीज ऐसे किया है, और अगली पुश्त उसको और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करती थी। तो ये जो शारीरिक फायदा था, एडवांटेज थी, had scarcely begun to outweigh the disadvantages, और इसका फायदा जो मनुष्य की दुर्बलताएं थी, डिसएडवांटेजेस थी, जिसकी वजह से वो और प्रजातियों से कमजोर हो रहा था, उस पर हावी होना बस शुरू ही हुई थी। और ये दुर्बलताएं क्या थी, ये कमजोरियां क्या थी? लॉन्ग इन्फेंसी, मनुष्य का शिशु जो है वो बहुत दिनों तक असहाय रहता है। बाकी जानवरों में देखिए, शेर में देखिए, घोड़े में देखिए, साल भर में शिशु जो है वो या 2 साल में बड़ा हो जाता है और बड़े जानवर की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन मनुष्य का जो शिशु है 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल तक भी काफी कमजोर रहता है, उसे अपने माता पिता की जरूरत रहती है। His lessened agility, मनुष्य में उतनी फुर्ती भी नहीं होती, खासकर अगर उसे कंपेयर करें, उसकी तुलना करें बंदरों से, तो उतना एजाइल भी नहीं होता, उतना फुर्तीला भी नहीं होता। और उसके पास
उतना प्रोटेक्शन भी नहीं है, उतनी सुरक्षा भी नहीं है जितनी और जानवरों के पास होती है। किसके प्रति? ठंड के प्रति। जिन जानवरों के झबरेदार बाल होते हैं, जिनके त्वचा पर और घने बाल होते हैं, उनको कोट जैकेट की जरूरत नहीं पड़ती जाड़े में। उनके पास एक नैसर्गिक सुरक्षा कवच रहता है जो कि मनुष्य के पास नहीं रहता है। तो इस समय जब मनुष्य प्रजाति की जनसंख्या प्रबल नहीं थी, उस समय मनुष्य के जो फायदे की चीजें थी वो अभी उसके कमजोरियों पर धीरे धीरे हावी हो रही थी। In those days, the number of men must certainly have been very small. उन दिनों में मनुष्य की संख्या, नंबर ऑफ मैन, जरूर ही काफी कम रही होगी। The main use to which throughout the ages men have put their technical skill has been to increase the total population. और वो प्रमुख कारण जिसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी थ्रूआउट द एजेस मनुष्य ने अपनी तकनीकी गुणवत्ता का इस्तेमाल किया है, वो इसलिए कि जनसंख्या बढ़े। क्यों ये प्रमुख कारण रहा है, क्यों ये प्रमुख लक्ष्य रहा है मनुष्य के तकनीकी स्किल के इस्तेमाल का? क्योंकि अगर किसी प्रजाति की संख्या बढ़ेगी तो वो बाकी प्रजातियों के ऊपर काबू पा सकेगा। I do not mean that this was the intention. रसल कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं है कि उसने ये सोच के ये सारी चीजें की, but that it was in fact the effect. लेकिन नतीजा आखिरकार यही निकला, क्योंकि उसने अपने औजार और अच्छे कर लिए, क्योंकि उसने खेती सीख ली, क्योंकि उसने घर बनाना सीख लिया। इन सब आविष्कारों की वजह से मनुष्य प्रजाति की जनसंख्या बढ़ती गई। If this is something to rejoice in, then we have occasion to rejoice. अगर ये कारण है खुशी मनाने का, तब जरूर हमें खुशी मनानी चाहिए। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है ये खुशी मनाने का। आइए अब अगले हिस्से में जो शब्द आएंगे उनका हम पहले रिविजन। आइए अब अगले हिस्से में जो शब्द आएंगे उनसे भी थोड़ी मित्रता कर ली जाए। प्रोग्रेसिवली लंबा शब्द है, स्पेलिंग याद करिएगा, तोड़ तोड़ के याद करिएगा। प्रोग्रेसिवली, क्रमशः एक एक करके। अक्वायर्ड, अर्जित, मतलब जो जन्मजात ना हो, जो सीखा जाए, जो खुद से पाया जाए। कॉन्जेनिटल, जो जन्मजात हो। तो एक तरह से इस संदर्भ में बर्ट्रैंड रसल के इस लेख में अक्वायर्ड और कॉन्जेनिटल के अलग ऑपोजिट मीनिंग्स हुए। कंटिन्यूअली, निरंतर। फोरथॉट, पूर्व विचार। डोमिनेट, डोमिनेट्स, हावी होना। इम्पल्स, आवेग, जो बिना सोचे समझे किया जाए, क्योंकि इस समय मुझे ये करने का मन है तो कर लेना, इम्पल्स कहलाता है। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं जिनमें ये शब्द आएंगे। We have also become in certain respects progressively less like animals. हम कुछ मायनों में in certain respects जानवरों की तरह क्रमशः कम होते गए हैं। I can think in particular of two respects. मेरे मन में दो ऐसे भाव हैं। पहला, that acquired as opposed to congenital skills play a continually increasing part in human life. तो पहला तरीका जिससे हम कह सकते हैं कि हम जानवरों से एकदम भिन्न हैं, कि हम जो चीजें सीखते हैं वो हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती हैं बनस्पत उन गुणों के जो हमारे पास जन्मजात होते हैं। इसको हम कैसे समझें कि
क्योंकि मेरा कद छोटा है या मेरा शरीर कमजोर है, वो एक रुकावट नहीं बन जाता मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनने में, मुझे एक अच्छा कलाकार बनने में। ये चीजें मैं सीख कर भी कर सकती हूँ। एंड सेकेंडली, दैट forethought more and more dominates impulse। और दूसरा मानक जिसमें हम जानवरों से भिन्न हो गए हैं कि पूर्व विचार जो है वो हमारी आवेग पर, हमारे मन मर्जी पर काबू रखता है। इंसान ज्यादातर चीजें, जैसे जैसे इंसान में मैच्योरिटी आती है, समझ आती है, तो वो पूर्व विचार से काम करता है, वो आवेग में आके काम नहीं करता। In these respects, we have certainly become progressively less like animals। और जानवर इसका ठीक विपरीत व्यवहार रखता है। उसमें जो शारीरिक शक्ति है उसी के बलबूते पे वो आगे बढ़ता है और उसको जो अभी जरूरत है उसी चीज को पाने की कोशिश करता है। वीडियो का ये हिस्सा यहीं समाप्त करते हैं। अगले हिस्से में हम लेसन पढ़ना जारी रखेंगे।